आइए आज एक बेहद अहम और दिलचस्प विषय पर बात करते हैं। भारत बांग्लादेश सीमा की उलझनें और इसके विवाद। इस एक्सप्लेनर में हम हाल ही में हुए राजनीतिक घटनाक्रमों और स्रोत सामग्री के आधार पर उन तमाम भौगोलिक, ऐतिहासिक और सुरक्षा से जुड़े पहलुओं को समझेंगे जो अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। सच मानिए, ये विषय जितना संवेदनशील है, रणनीतिक रूप से उतना ही महत्वपूर्ण भी है। तो इस एक्सप्लेनर का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम फेंसिंग और नए आदेशों पर बात करेंगे, फिर इस जटिल सीमा के भूगोल को समझेंगे। इसके बाद डेमोग्राफिक्स व कट्टरपंथ, ऐतिहासिक जड़ें और 1947 का जिक्र होगा। और अंत में हम देखेंगे भारत की सुरक्षा रणनीति और सुरक्षा के 3 अहम स्तंभ। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला सेक्शन है फेंसिंग और नई आदेश। आखिर अचानक से इस बॉर्डर विवाद की इतनी चर्चा क्यों हो रही है? इसका तात्कालिक कारण पश्चिम बंगाल में जारी किए गए कुछ बेहद सख्त प्रशासनिक आदेश हैं। जरा सोचिए, सिर्फ 45 दिन। जी हाँ, स्रोत के मुताबिक पश्चिम बंगाल में एक ऐतिहासिक कैबिनेट फैसला लिया गया है। इसके तहत बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ को फेंसिंग के लिए सिर्फ 45 दिनों के भीतर जमीन ट्रांसफर करने का सख्त आदेश दिया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से देखा जाए तो ये एक बहुत ही बड़ा कदम है। अब इस टाइमलाइन को थोड़ा समझते हैं। पिछले करीब 1 दशक से राज्य में भूमि अधिग्रहण का काम पेंडिंग था, लेकिन अब मौजूदा कैबिनेट ने राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए इस जमीन के ट्रांसफर को टॉप प्रायोरिटी दी है। और इतनी जल्दबाजी क्यों? क्योंकि कोलकाता हाईकोर्ट ने बाकायदा एक अल्टीमेटम दे दिया है कि 31 मार्च 2026 तक इस अधिग्रहण प्रक्रिया को हर हाल में खत्म करना ही है। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, जटिल सीमा का भूगोल। क्या कभी ये सवाल मन में आया है कि इस सीमा पर फेंसिंग लगाना इंजीनियरिंग के नजरिए से एक दुस्वप्न क्यों माना जाता है? इसका सीधा सा जवाब इस बॉर्डर के विशाल और अजीबोगरीब आकार में छिपा है। 2216 किलोमीटर पश्चिम बंगाल अकेले बांग्लादेश के साथ इतनी लंबी सीमा साझा करता है। ये विशाल आंकड़ा इसे दुनिया के सबसे जटिल और चुनौतीपूर्ण बॉर्डर्स की लिस्ट में ला खड़ा करता है। हम खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी और खुली सीमा की निगरानी करना सुरक्षा बलों के लिए कितना बड़ा टास्क है। दिलचस्प बात तो यह है कि आमतौर पर बॉर्डर्स ठोस और स्थिर जमीन पर होते हैं, है ना? लेकिन इस बॉर्डर का लगभग 900 किलोमीटर का हिस्सा तो नदियों वाला है। इसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी विशाल नदियां शामिल हैं। और अगर हम दक्षिण की तरफ जाएं तो वहां सुंदरबन का विशाल मैंग्रोव जंगल और दलदली इलाका है। यहाँ की जमीन बिल्कुल भी स्थिर नहीं है। ऐसे में वहां कंक्रीट की दीवार बनाना या सामान्य कंटीले तार लगाना तकनीकी रूप से लगभग असंभव हो जाता है। और यहीं से पैदा होती है जीरो लाइन की दुविधा। सीमा के दोनों ओर 9 ऐसे जिले हैं जहां आबादी बहुत घनी है। कई 100 गांव तो ऐसे हैं जहां लोगों के घर और खेत इंटरनेशनल बॉर्डर के ठीक 150 गज के दायरे में आते हैं। अगर वहां फेंसिंग लगाई जाती है तो कई बार भारतीय नागरिकों को ही फेंसिंग और असली जीरो लाइन के बीच छोड़ना पड़ जाता है। सुरक्षा एजेंसियों के लिए देश की सुरक्षा और इंसानियत के बीच संतुलन बिठाना यकीनन एक बेहद मुश्किल काम है। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की ओर, डेमोग्राफिक्स और कट्टरपंथ। भूगोल की इन चुनौतियों को तो हमने समझ लिया, लेकिन सीमा के दोनों तरफ जो जनसांख्यिकीय दबाव है और राजनीतिक अस्थिरता के दौरान जो नैरेटिव उभरते हैं, उन्हें समझना भी उतना ही जरूरी है। ये आंकड़े स्थिति के गंभीरता को बिल्कुल साफ कर देते हैं। एक तरफ बांग्लादेश है जिसका जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही ज्यादा है, स्रोत के मुताबिक लगभग 10,265। वहीं दूसरी तरफ भारतीय सीमावर्ती जिलों में संसाधनों और जमीन की उपलब्धता कहीं ज्यादा मानी जाती है। संसाधनों का ये भारी अंतर ही आर्थिक पलायन और सीमा पार से होने वाली घुसपैठ की एक बहुत बड़ी वजह बन जाता है। आर्थिक कारणों से इतर कुछ गहरे वैचारिक कारण भी हैं। स्रोत में सामने आए इस भड़काऊ बयान को देखिए। अगर बंगाल में एक भी अवैध बांग्लादेशी मुसलमान को हाथ लगाया गया तो बांग्लादेश में हिंदुओं को खत्म कर दिया जाएगा। ये खुले तौर पर दिखाता है कि कैसे सीमा पार घुसपैठ और धार्मिक पहचान को कुछ कट्टरपंथी तत्वों द्वारा एक रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। स्रोत में एक और अतिवादी बयान सामने रखा गया है, हम भारत पर कब्जा करेंगे इंशाल्लाह। इस तरह के आक्रामक नैरेटिव का इस्तेमाल अक्सर अस्थिरता के समय कट्टरपंथी समूह करते हैं। इसका मकसद बड़ा सीधा होता है, अपने देश के आंतरिक मुद्दों और विफलताओं से वहां की जनता का ध्यान भटकाना
और भारत को एक आक्रामक पड़ोसी के रूप में पेश करना। तो यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात निकलकर आती है, डेमोग्राफिक वॉरियर यानी जनसांख्यिकीय योद्धा की अवधारणा। विश्लेषण के अनुसार कट्टरपंथी तत्व अक्सर घुसपैठियों को सिर्फ एक लाचार प्रवासी नहीं बल्कि इन योद्धाओं के रूप में देखते हैं। इनका इस्तेमाल पश्चिम बंगाल और असम जैसे भारतीय राज्यों की जनसांख्यिकी को जानबूझकर बदलने और वहां के सामाजिक ताने बाने को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। हमारा चौथा सेक्शन है ऐतिहासिक जड़ें और 1947। वर्तमान की इस भड़काऊ बयानबाजी और घुसपैठ की समस्या को अगर पूरी तरह समझना है तो हमें थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। विचारधारा के इस टकराव का सफर बहुत लंबा रहा है। 16 अगस्त 1946 का डायरेक्ट एक्शन डे, उसके बाद 1947 का विभाजन, जिसे आज भी कुछ इतिहासकार एक अधूरा प्रोजेक्ट मानते हैं। फिर 1971 का ऑपरेशन सर्चलाइट और बांग्लादेश का मुक्ति संग्राम, और आज के समय में चल रहा ये डेमोग्राफिक युद्ध। ये कोई अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि एक ही लंबी ऐतिहासिक कड़ी का हिस्सा हैं। स्रोत हमें बताता है कि 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे के दौरान कोलकाता में जो भीषण नरसंहार हुआ था, उसमें मुस्लिम लीग ने पूरे बंगाल को हथियाने की कोशिश की थी। लेकिन तब स्थानीय नायक गोपाल चंद्र मुखोपाध्याय, जिन्हें गोपाल पाठा भी कहा जाता है, उनके नेतृत्व में बहुत कड़ा प्रतिरोध हुआ। उनके इसी साहसी प्रतिरोध के कारण दंगाइयों को पीछे हटना पड़ा और इसी वजह से पश्चिम बंगाल का एक बड़ा हिस्सा आज भारत का अभिन्न अंग है। इसीलिए कई विशेषज्ञ आज की इस स्थिति को एक साइलेंट इन्वेजन या खामोश घुसपैठ का नाम देते हैं। यह असल में उस क्षेत्रीय और डेमोग्राफिक एजेंडे को पूरा करने की एक आधुनिक कोशिश है जिसे 1947 में हथियारों और खुले संघर्ष के जरिए हासिल नहीं किया जा सका था। अब बात करते हैं 5वें सेक्शन की, भारत की रणनीतिक सुरक्षा प्रतिक्रिया। इन तमाम गहरी भौगोलिक और वैचारिक चुनौतियों के बीच भारत आखिर इस पूरे जाल का सामना कैसे कर रहा है? भारत की रणनीति यहाँ बिल्कुल स्पष्ट और आक्रामक है। भारतीय खुफिया एजेंसियां बांग्लादेश के अंदर मौजूद जमात-ए-इस्लामी और हुजी जैसे चरमपंथी समूहों की हर एक गतिविधि पर बड़ी पैनी नजर रखती हैं। दिलचस्प बात तो ये है कि कई बार भारत जो खुफिया इनपुट देता है वो खुद बांग्लादेश की आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी ऑपरेशंस के लिए निर्णायक साबित होते हैं। ये साफ दिखाता है कि भारत खुफिया और सर्जिकल दोनों ही मोर्चों पर पूरी तरह तैयार है। और यहीं से एक बहुत बड़े रणनीतिक जोखिम की बात सामने आती है, जिसे अपवित्र गठबंधन या द अनहोली अलायंस कहा गया है। ये एक बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है कि अगर बांग्लादेश में पाकिस्तान द्वारा समर्थित कट्टरपंथी ताकतें मजबूत होती हैं तो वो आपस में गठजोड़ कर सकती हैं। इस गठजोड़ का सीधा सा मकसद हो सकता है भारत के भीतर घुसपैठ करके दंगे भड़काना और अंदरूनी अस्थिरता पैदा करना। और अब हम आते हैं छठे और आखिरी सेक्शन पर, सुरक्षा के 3 स्तंभ। इस बहुआयामी और जटिल खतरे का सामना करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? देखिए, सीमा को पूरी तरह से सुरक्षित करने के लिए केवल फेंसिंग लगा देना काफी नहीं है। इसके लिए एक सॉलिड इंटीग्रेटेड अप्रोच चाहिए जो 3 अहम कदमों पर टिकी हो। पहला, एक सटीक और बेहद मजबूत खुफिया तंत्र। दूसरा, कठोर फैसले लेने के लिए सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति। और तीसरा, पकड़े गए घुसपैठियों को कड़ी सजा देने के लिए सख्त कानून, ताकि भविष्य के लिए एक साफ संदेश और कड़ा उदाहरण पेश किया जा सके। जैसे जैसे पश्चिम बंगाल में जमीन ट्रांसफर का वो 45 दिन का अल्टीमेटम आगे बढ़ता है और फेंसिंग का निर्माण शुरू होता है, एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। क्या ये कंटीले तार और दीवारें उन ऐतिहासिक और वैचारिक तनावों को सच में रोक पाएंगी जिनकी हमने इस एक्सप्लेनर में चर्चा की? जैसे जैसे ये भौतिक सीमाएं बन रही हैं, ये देखना बाकी है कि डेमोग्राफिक्स और कट्टरपंथ का ये पूरा खेल दक्षिण एशिया की भू राजनीतिक सुरक्षा के भविष्य को किस दिशा में ले जाएगा। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें आगे की घटनाओं पर नजर रखने के लिए मजबूर करता है। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।